छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 4 परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी बताएंगे, जिसमें हम भारत में निर्यात संवर्धन एवं आयात प्रतिस्थापन के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। निर्यात संवर्धन मतलब कि किसी चीज़ का निर्यात करना, मतलब विदेशों में अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों को बेचना, और आयात मतलब विदेशों से अपने यहाँ कोई सी चीज़ को मंगवाना। तो निर्यात संवर्धन मतलब भारत क्या कर रहा है कि अधिक से अधिक निर्यात करने पर जोर दे रहा है, और आयात प्रतिस्थापन मतलब जो सामान जो बाहर से आ रहा है, विदेशों से आ रहा है, उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है कि सामान ऐसा जो विदेशों से जो अपन सामान मंगवा रहे हैं उसको हम कम से कम मात्रा में मंगवाएं, जिससे कि और जो विदेशों से मंगवाने की जो आवश्यकता पड़ती है हम उसका निर्माण अपने देश में ही करें। अपने देश में यदि हम उसका निर्माण करते हैं तो हमारे देश की पूंजी विदेश में नहीं जाएगी। तो ये आयात प्रतिस्थापन है। देखिए इसकी परिभाषा निर्यात संवर्धन की। निर्यात संवर्धन, और ये प्रश्न क्रमांक लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर भी है। और प्रश्न ये है कि निर्यात संवर्धन और आयात संवर्धन में अंतर बताइए। तो देखिए कि क्या है निर्यात संवर्धन और आयात संवर्धन। निर्यात संवर्धन यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करना। और आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर कोई निकट स्थान अपन देश में ही उत्पादित करना। मतलब हम जो चीज़ें विदेशों से आयातित करते हैं उन वस्तुओं को हम अपने देश में ही बनाने की कोशिश करें। और निर्यात संवर्धन मतलब कि विदेशों में अधिक से अधिक मात्रा में चीज़ें बेचें, ये निर्यात संवर्धन हुआ। और आयात प्रतिस्थापन मतलब कम से कम मात्रा में हम विदेशों से चीज़ें मंगवाएं। यदि कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तो हम उसको अपने देश में ही निर्मित करें। ये है निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। अब देखते हैं निर्यात संवर्धन के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है। विभिन्न संगठनों की स्थापना की है। सरकार ने विभिन्न संगठनों की स्थापना की। भारत सरकार ने निर्यात के लिए बाजार खोलने, घरेलू माल का विदेशों में प्रचार करने और निर्यातकों को सुविधा देने के लिए विदेशी व्यापार संगठन, आयात निर्यात सलाहकार परिषद और राजकीय व्यापार निगम और निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है। सूती वस्त्र निगम, जूट निगम और निर्यात आयात बैंक की भी स्थापना की है। उसके बाद में व्यापार विकास संस्था निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यापार विकास संस्था की भी स्थापना की है। और राजकीय व्यापार निगम की स्थापना निर्यात के विविधीकरण, विद्यमान बाजार को विस्तार देने के एवं निर्यात पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यापार विकास संस्था की भी स्थापना की। और निर्यात गृहों की स्थापना, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को निर्यात संवर्धन के लिए विपणन विकास निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु उसकी स्थापना की गई। भारत में 7 निर्यात संस्थान क्षेत्र है। एक तो कांडला गुजरात, सांताक्रूज महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, चेन्नई तमिलनाडु, नोएडा उत्तर प्रदेश और फाल्टा पश्चिम बंगाल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यहाँ कस्टम क्लियरेंस की सुविधा उपलब्ध है। अब देखिए भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना। निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। ग्रीन कार्ड, सरकार ने निर्यात को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से 100% निर्यात करने वाली संस्थाओं को ग्रीन कार्ड जारी किया है। उदार लाइसेंस की प्रणाली 1992 में नई आयात निर्यात नीति की घोषणा करके उदार लाइसेंस की प्रणाली अपनाई, जिसमें मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया। हमने उदार लाइसेंस की प्रणाली को विस्तार से 9th क्लास में अध्ययन भी किए हैं। देखिए आयात प्रतिस्थापन भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं का देशी विकल्प ढूंढना और विदेशों की निर्भरता को कम करने का प्रयास। जिससे आयात बिल कम होता है। आयात बिल की कमी से
विदेशी मुद्रा की बचत होगी और औद्योगिकरण को बल मिलता है। रोजगार के अवसरों का सृजन होता है एवं बेरोजगारी का दबाव घटता है। यह प्रक्रिया से देश का आर्थिक विकास आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से आयात और निर्यात संवर्धन है। ये एक तालिका में भी दिया है कि भारत की व्यापार की दिशा, तो निर्यात और आयात 2004 से लेकर के इधर कितना, किस देश से कितना निर्यात संवर्धन होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सही विकल्पों को आप ध्यान से देखिए। भारत में रेल जोनों की संख्या कितनी है? तो भारत में रेल जोन 16 है। कितने रेल जोन है? तो 16 है। बड़ी रेल लाइन में रेल की दोनों पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 1676 मिलीमीटर। 1676 मिलीमीटर। भूमिगत रेल पथ से संबंधित है, तो भूमिगत रेल पथ कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। फिर देखिए, गैस पाइपलाइन हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह है नाहवा शेवा बंदरगाह। उसी प्रकार विदेशों में रह रहे लोगों से बात करने के लिए भारत में उपलब्ध दूरसंचार है, तो ISD। और जिन उपभोक्ताओं के पास कंप्यूटर या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्रारंभ की गई दूरसंचार सेवा ई पोस्ट कहलाती है। कौन सी सेवा? तो ई पोस्ट कहलाती है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित और गहरा बंदरगाह, तो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। स्थानीय पत्रों के प्रेषण हेतु बड़े शहरों में लगाई जाने वाली पेटी ग्रीन पेटी कहलाती है, ग्रीन चैनल कहलाता है। सभी राज्यों को राजधानी में डाक डालने और प्रेषण हेतु उपयोग की जाने वाला चैनल राजधानी चैनल। इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है। उसी प्रकार विदेशी व्यापार से आशय एक देश का अन्य देशों से वस्तुओं के विनिमय से है। कैसे है? तो एक देशों का दूसरे देशों के वस्तुओं के विनिमय से है। उसी प्रकार देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का विदेशी व्यापार औपनिवेशिक व्यापार था। कैसा व्यापार था? तो औपनिवेशिक व्यापार। 1992 की घोषित आयात निर्यात नीति में लाइसेंस प्रणाली को काफ़ी उदार बनाया गया। इसी प्रकार से आप देखिए सही जोड़ी DD1 और DD2 चैनल, तो कहाँ पर है ये DD1 और DD2 चैनल? नई दिल्ली में है। DD1 और DD2 नई दिल्ली। खेल गतिविधियों का प्रसारण स्पोर्ट्स चैनल से होता है। आकाशवाणी नाम दिया गया था 1957 में। मुद्रण माध्यम है समाचार पत्र। और IRS क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह है। इस प्रकार से सही जोड़ियां हो गई। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देख लीजिए। आपको अपने उत्तर पुस्तिका में इसे पूरे नोट करना है। आपको शार्ट में यहाँ बता दिया गया है। कोलकाता से 125 किलोमीटर दूर कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है? तो कौन सा बंदरगाह है? तो वो है हल्दिया बंदरगाह। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 500 तक की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। फिर परिवहन और संचार से आशय आपको आगे लिखवा करके दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए कि परिवहन और संचार के साधन या परिवहन और संचार से क्या आशय है, तो इनकी परिभाषाएं अभी आगे नोट्स में प्राप्त हो जाएगी। फिर दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ की गई? तो दूरदर्शन में विज्ञापन सेवा 1976 में प्रारंभ की गई। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी किस चैनल पर प्रदान की जाती है? तो DD इंडिया चैनल। कौन सा चैनल? DD इंडिया। वर्तमान में रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है आकाशवाणी सेवा। भारत में दूरदर्शन के शैक्षिक चैनल को प्रमुखता किस नाम से दी गई? DD ज्ञान दर्शन शैक्षिक चैनल। DD ज्ञान दर्शन शैक्षिक
चैनल। फिर है भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम। ये आपको प्रथम या दूसरी वीडियो में हम बता दिए हैं, इसको आप वहाँ से नोट कर लीजिए। इसी प्रकार मेट्रो सेवा से क्या तात्पर्य है, आंतरिक जल परिवहन में बाधाएं, ये आगे बताएंगे। बंदरगाह और पनतन में अंतर, वैसे आपको सब समझाते हुए और क्वेश्चनों के आंसरों में टिक लगाते गए हैं, तो आप उससे भी आप उतार लीजिएगा। यहाँ से पूरे क्वेश्चनों को हमने जब जब हमने समझा है पाठ्य पुस्तक को, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर में हमने टिक लगवा दिए हैं। आप उसको अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। परिवहन के साधन मानव सभ्यता के पथ प्रदर्शक हैं, ये सारे क्वेश्चनों के हमने आंसर आपको टिक लगवा दिए हैं, आप उतार लीजिए। और जैसे मेट्रो रेल सेवा से क्या तात्पर्य है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको नोट नहीं करवाए थे, तो हमने इसको उत्तर पुस्तिका में इसको नोट करवा दिए हैं। देखिए, मेट्रो रेल सेवा से क्या तात्पर्य, अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में रेल परिवहन की सुगमता के लिए नव विकसित भूमिगत रेल पथ को मेट्रो रेल के नाम से जाना जाता है। यह स्थानीय परिवहन हेतु तीव्र एवं अति सुविधाजनक सेवा है। भारत में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली मेट्रो रेल सेवा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। फिर है आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो भारत में आंतरिक जल परिवहन राज्य का विषय है, परिणाम स्वरूप इसकी क्षमताओं का पूर्ण दोहन नहीं हो पा रहा है। आंतरिक जल परिवहन के मुख्य माध्यम नदियां, नहरें और झीलें और भारत में इसके क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। आंतरिक जल परिवहन के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान व शोध की बड़ी कमी है और 3700 किलोमीटर दूर में से मात्र 2000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जा रहा है। फिर है परिवहन और संचार से आशय, तो परिवहन और संचार, परिवहन व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसार संचार कहलाता है। इस प्रकार से आपका यह अध्याय भी समाप्त हुआ। अब आप सारे इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनकी आप नोट्स तैयार कर लीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। इसके बाद में हम आगे वाले पार्ट में जो आगे वाला जो वीडियो बनाएंगे, हम उसमें इतिहास से एक वीडियो डालेंगे, इतिहास के पाठों से वीडियो डालेंगे। आप उसको लगातार देखते रहिए और आगे तक आपको सारे वीडियो प्राप्त हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा।